नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपिका पवार श्रमोदय आवासीय विद्यालय मोगलिया छाप भोपाल में फिजिक्स की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के अंतिम भाग 4 का अध्ययन करेंगे। हम इस भाग में आर्किमिडीज के सिद्धांत तथा आपेक्षिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के सभी भागों का अवलोकन करेंगे। आइए हम जानें कि हमने इससे पहले वाले भाग में क्या सीखा था। तो हमने इसके पहले वाले भाग में उत्प्लावकता के बारे में जाना था। उत्प्लावकता, हम जब किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं तब द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। इस बल को हम उत्प्लावक बल तथा इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उस द्रव में डुबोए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित होता है, इसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। हमने इसके लिए एक क्रियाकलाप भी किया था। आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। यदि पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती हैं, ऐसा क्यों होता है? पानी की सतह पर जब हम किसी भी वस्तु को रखते हैं, या तो वो डूब जाती हैं या तैरती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो जब हम पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती है, ये उसके घनत्व के अंतर के कारण होता है। यदि पानी की सतह पर रखी गई वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वस्तु तैरती रहेगी, लेकिन यदि पानी की सतह पर रखी गई वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाती है। उत्प्लावकता, जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत को समझेंगे। उत्प्लावकता को आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया। आर्किमिडीज ने अपनी खोज में उत्प्लावकता को समझाया। यदि आप अपने घरों में देखते होंगे कि जब आप पानी के अंदर हाथ डालते हैं या किसी नदी या समुद्र में आप जाते हैं, आप उसमें अपना हाथ डालते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अपने आप को हल्का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी सिद्धांत को समझाने के लिए आर्किमिडीज ने नियम का प्रतिपादन किया। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आइए आर्किमिडीज के बारे में जानें कि आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने ये सोचा और वे सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगे, जिसका अर्थ होता है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। इस सिद्धांत से उन्होंने यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिए और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता कराई। क्या आपने कभी सोचा है किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? तो इन सभी बातों का उत्तर आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा दिया जाएगा।
आइए आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ने से पूर्व हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। आप एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, इसे कमानीदार तुला या रबर की डोरी के साथ एक सिरे से बांध दीजिए। डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए। पत्थर के भार के कारण रबर की डोरी के लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। यह पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे धीरे डुबोइए। परीक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन होता है। आप देखेंगे जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबर की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होता है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसीलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं बच्चों कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब इस पे आर्किमिडीज ने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे जलयानों तथा पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में, दूध के नमूने की शुद्धता की जांच करने में, द्रवों के घनत्व को मापने में इसे हाइड्रोमीटर का आविष्कार किया। आइए अब हम एक अन्य टॉपिक के बारे में समझें जिसे हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। आप समझेंगे घनत्व से तात्पर्य हम पानी के घनत्व से उसकी तुलना करते हैं। आप आपेक्षिक घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है तथा किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है, अर्थात रिलेटिव डेंसिटी किसी पदार्थ की डेंसिटी तथा पानी की डेंसिटी के अनुपात को हम कहते हैं। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का अनुपात है, अतः इसका मात्रक नहीं होगा कि आपेक्षिक घनत्व में पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व समान राशियां हैं, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आइए अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में
चांदी का घनत्व क्या होगा। आपको SI मात्रक में चांदी का घनत्व ज्ञात करना है। हमारे पास दिया गया है चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है तथा हमें चांदी का घनत्व ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं किसी भी घनत्व की तुलना पानी से की जा सकती है और वह आसान भी होती है। और हमें ज्ञात करना है बच्चों चांदी का घनत्व। हमारे पास आपेक्षिक घनत्व दिया है और पानी का घनत्व दिया गया है, तो हमें चांदी का घनत्व निकालने के लिए आपेक्षिक घनत्व में पानी के घनत्व का गुणा करना होगा। तो चांदी का घनत्व बराबर चांदी का आपेक्षिक घनत्व गुणा पानी का घनत्व। आप इनके मान रखेंगे। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। आइए अब हम एक अन्य क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है जिसे हम तुला पर मापते हैं। दोनों का भार अथवा द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा भारी और क्यों? प्रश्न दोबारा समझेंगे। आपके पास रुई का बोरा तथा लोहे की कील छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा भारी और क्यों? आइए इसका उत्तर जानें। वास्तव में रुई का बोरा लोहे की छड़ की अपेक्षा भारी होगा, क्योंकि रुई के बोरे का आयतन अधिक होने के कारण रुई के बोरे द्वारा हटाए गए वायु का भार लोहे की छड़ द्वारा हटाए गए वायु के भार से अधिक होगा। अतः वायु में रुई के बोरे के भार में अधिक कमी होती है, परंतु दोनों का वायु में भार समान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तव में रुई के बोरे का भार लोहे की छड़ की अपेक्षा अधिक होगा। पुनः समझेंगे बेटा। वास्तव में रुई का बोरा जो होगा वो लोहे की छड़ की अपेक्षा भारी होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप रुई के बोरे को देखें तो उसका आयतन अधिक होगा, वो अधिक आयतन घेरेगा बजाय लोहे की छड़ के। तो उसके कारण रुई के बोरे द्वारा हटाए गए वायु का भार लोहे की छड़ द्वारा हटाए गए वायु के भार से अधिक होगा। अतः वायु में रुई के बोरे के भार में अधिक कमी होगी, परंतु दोनों का वायु में भार समान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तव में रुई के बोरे का भार लोहे की छड़ की अपेक्षा अधिक होगा। आइए बच्चों, अब हम इस अध्याय में आपने गुरुत्वाकर्षण के अध्याय में आपने क्या सीखा, क्या क्या जाना, यह हम रिकॉल करते हैं। बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि यह सारे आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। आपने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में जाना। यह क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में आपने दो पिंड लिए, जिसमें प्रथम पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान आपने स्मॉल m लिया तथा इनके बीच की दूरी आपने d ली। तो इस नियम के अनुसार इस पर लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान अर्थात m के
समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी बेटा d इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप देखेंगे f समानुपाती है m के तथा इनकी बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती है। जब आप समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो वहां एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं। इस कांस्टेंट को हम g, एक नियतांक को हम g कहते हैं। तो हमारे पास जो नियम आता है F बराबर g इंटू mm बटे d स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिभाषित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर घटता जाता है। अब हम किसी वस्तु के भार के बारे में जानेंगे कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आसानी से आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर होता है। अब हम मुक्त पतन के बारे में भी आपने पढ़ा था बच्चों। मुक्त पतन जब किसी वस्तु को किसी मीनार या मकान की छत से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वस्तु पृथ्वी के आकर्षण के कारण बढ़ते हुए वेग से पृथ्वी तल की ओर गिरती है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण किसी वस्तु का मुक्त रूप से पृथ्वी तल की ओर गिरना मुक्त पतन कहलाता है। इसके पश्चात आपने किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर किया। किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु में निहित द्रव की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है तथा भार किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करने में महसूस करती है। आपने देखा बेटा, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन दोबारा समझें। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। क्यों? जब स्कूल बैग को उसके साथ लगे एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से उठाते हैं तो हाथ तथा डोरी के मध्य संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है तथा स्कूल बैग के भार के कारण हमारे हाथ पर दाब अधिक पड़ता है, क्योंकि जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक होता है, अर्थात बल का प्रभाव अधिक होता है। इसी कारण स्कूल बैग को पतली डोरी से बने पट्टी की सहायता से उठाना कठिन है। आइए अब हम उत्प्लावकता के बारे में जानें। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस प्रकार जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक हो तो वे द्रव में डूब जाती है। अब आपने ये भी देखा था कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। आपने इन क्वेश्चंस का भी अध्ययन किया था तथा इनके अलावा आपने ये भी देखा था कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। आप ये समझे बेटा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। इसका महत्व बहुत अधिक है बच्चों। इस बल के कारण ही सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि पृथ्वी पर टिके हुए हैं। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर
लगाते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाता है। समुद्र में ज्वार भाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है तथा पृथ्वी पर वायुमंडल भी इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। आइए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न करें। सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है? यह हम आपको बता चुके हैं। पुनः याद कीजिए, सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है? बेटा, इसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। लिखें बच्चे आप इन सब। सार्वत्रिक नियतांक का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, इसका भार कितना होगा यदि इसे पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए? दोबारा बच्चों क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करें कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार कितना होगा यदि इसे पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं? तो बच्चों इसका मान 0 होगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, लोहे का बना जहाज जल पर तैरता है जबकि ठोस लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है। ऐसा क्यों होगा? आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जब लोहे का बना जहाज जो कि इतना भारी होता है वह जल पर तैरता है, किंतु उसी ठोस लोहे का टुकड़ा जल में क्यों डूब जाता है? आइए इसका उत्तर देखें। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि इससे थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो, जिससे वह जहाज तैरने लगते हैं। किंतु लोहे का टुकड़ा उसके द्वारा हटाए गया भार इतना नहीं होता कि वह जल में ऊपर तैर सके, इसलिए वह जल में डूब जाता है। पुनः देखें कि लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। तथा जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि इससे थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर होता है, जिससे जहाज तैरने लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत जब वह खड़ा होता है? बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने इसके लिए एक एक्टिविटी भी की थी। दोबारा क्वेश्चन को समझें। जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत कि जब वह खड़ा होता है? आशा करती हूँ आप समझ ही गए होंगे। आइए इसका उत्तर जानें। जब मनुष्य चलता है तो उस समय उसका एक ही पैर भूमि पर होता है, जिसके कारण मनुष्य का भार का दाब उत्पन्न करता है। दूसरी ओर जब मनुष्य खड़ा होता है तो उसके दोनों पैरों पर भूमि पर खड़ा होता है। इसके कारण मनुष्य के भार का बल भूमि के बड़े क्षेत्र पर लगता है और भूमि पर कम दाब उत्पन्न होता है। हमें ज्ञात है दाब का मान क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अतः जितना कम क्षेत्रफल होगा दाब उतना अधिक होगा। मनुष्य जब चलता है तो वह अपना एक पैर जमीन पर रखता है बेटा, तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिससे कि उसका दाब अधिक लगता है। बजाय उसके कि जब वह खड़ा होता है तो उसके दोनों पैर जमीन पर होते हैं अर्थात भूमि पर होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, जिससे कि दाब कम लगता है।